मेरठ में पीएम मोदी की चुनावी रैली कल, जयंत चौधरी संग मंच साझा करेंगे पीएम। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मैनिफेस्टो कमेटी का किया ऐलान, राजनाथ सिंह करेंगी कमेटी की अध्यक्षता। कमेटी में रहेंगे 27 सदस्य। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में जुटेंगे इंडी गठबंधन के नेता। 31 मार्च को रामलीला मैदान में होगी रैली। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर 8वीं लिस्ट जारी की। सनी देओल का पत्ता कटा, अमरिंदर की पत्नी हंस और आप के आए रिंकू को टिकट। मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी की स्टोरी का दी एंड, समर्थकों के हुजूम के बीच सुपुर्द खाक, बेटे ने पिता की मूंछ पर ताव देकर किया विदा। उज्जैन महाकाल मंदिर में होली पर लगी आग के बाद बनाई गई रंग पंचमी। गर्भगृह में इस बार नहीं उड़ा गुलाल, भक्ति के रंग से सराबोर हुए श्रद्धालु। की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और रुख करते हैं अब खबरों का। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर 8वीं लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने पंजाब की 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले बात पंजाब की करें तो गुरदासपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने सनी देओल का पत्ता काटकर उनकी जगह दिनेश सिंह डब्बू को टिकट दिया गया है, जबकि अमृतसर सीट से तरणजीत सिंह सिंधु पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। उधर पार्टी ने पटियाला लोकसभा सीट से परनीत कौर को चुनावी मैदान में उतारा है। परनीत कौर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है। बीजेपी ने फरीदकोट सीट से हंसराज हंस को चुनावी मैदान में उतारा है। हंसराज हंस मौजूदा समय में उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। साथ ही लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू, जालंधर से सुशील कुमार रिंकू, बीजेपी ने इन पर दांव लगाया। साथ ही बीजेपी ने उड़ीसा की 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें जाजपुर से सीट पर रविंद्र नारायण बेहरा, कंधमाल से सुकांत कुमार पाणिग्राही और कटक सीट से भर्तृहरि महताब को चुनावी मैदान में उतारा है। आप रुक करते हैं अगली खबर का। नई दिल्ली के रामलीला मैदान स्थित इंडिया गठबंधन तक महारैली का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगी। बताया जा रहा है कि कल कांग्रेस से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी से गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, आतिशी सहित तमाम बड़े नेता इस मैदान पर अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखा सकते हैं। आपको बता दें, साफ तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया गठबंधन अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। कई दल इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूँ और ये वही मैदान है जहां पर कल इंडिया गठबंधन पूरी अपनी शक्ति प्रदर्शन का, एकता का गवाही बनाएगा। सबसे बड़ी बात है कि कल इंडिया गठबंधन में विशेष रूप से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं कि कल सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पंजाब से भगवंत मान, जितने भी तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस माहौल में यहाँ पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर किया जा रहा है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी को घेरने की कवायद है, जिसमें विशेष रूप से जो शब्दों का प्रहार होना है वो इसी बात को लेकर होना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं गलत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके की ये लड़ाई है, कल शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखने को मिलेगी और ये मैदान कल पूरी तरीके से गवाही देगा। यहाँ पर लोगों को बैठने की व्यवस्था कर दी गई है। मिनिस्टर के लिए अलग गेट है, लोगों के लिए अलग गेट है। पंजाब से काफी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखने वाली बात है कि कल जो ये प्रदर्शन होगा उसके बाद क्या कोई राजनीति में नया मोड़ देखने को मिलेगा। मैं परवेश शर्मा, के न्यूज इंडिया। बहुत जबरदस्त तैयारी है और कल इस देश के हर कोने चो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरुद्ध और देश के मौजूदा हाकम जिहड़े बीजेपी ते प्रधानमंत्री मोदी जी
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ कि देश के लोग बीजेपी की नानी चेते करा दें। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रविवार को होने वाली आपको द एएसपी की महारैली में शामिल होने के लिए गोपाल राय ने लोगों को न्योता दिया। गोपाल राय ने शुक्रवार को दिल्ली के करोल बाग इलाके में डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के राज्य संयोजक गोपाल राय ने शुक्रवार को दिल्ली के करोल बाग इलाके में डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रविवार को होने वाली एएपी की महारैली में शामिल होने के लिए गोपाल राय ने लोगों को न्योता दिया। जिस तरह से तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है, पूरे दिल्ली के अंदर इसको लेकर के आक्रोश है। देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है, पूरे दुनिया के अंदर इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को क्यों गिरफ्तार किया गया। कल अदालत के सामने अरविंद केजरीवाल जी ने इस पूरे गिरफ्तारी की सच्चाई को रखा। जिन लोगों के आरोपों के आधार पर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है, उन लोगों को बेल मिल गई और भारतीय जनता पार्टी को जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल हो गया। तो ये जो तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, पूरी दिल्ली विरोध कर रही है। डोर टू डोर कैंपेन के तहत एएपी के कार्यकर्ता और दिल्ली के मंत्री लोगों के घरों में जा रहे हैं और उन्हें 31 मार्च को सुबह 10 बजे रामलीला मैदान में आने का न्योता दे रहे हैं। विपक्षी गुट इंडिया के कई बड़े नेताओं के इस बड़ी रैली में हिस्सा लेने की उम्मीद है। रामलीला मैदान में पूरे देश से इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं वो सभी लोग आ रहे हैं और पूरा दिल्ली मिलकर के, पूरा देश मिलकर के ये जो तानाशाही है, ये जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने 8,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, इन सभी मुद्दों पर रामलीला मैदान से आवाज उठाई जाएगी। विशाल रैली की तैयारियों की मॉनिटरिंग के लिए दिल्ली सरकार के मंत्रियों, विधायकों और एएपी के पदाधिकारियों को पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात किया गया है। सामाजिक संगठनों, छात्र संगठनों, व्यापारी संगठनों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को भी रैली में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी शनिवार को जींद के उचाना में कपास मंडी में आयोजित रैली में पहुंचे। आपको बता दें लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला, जींद के भाजपा विधायक कृष्ण मिठा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, भाजपा जिला अध्यक्ष राजू मोर भी साथ में मौजूद थे। सीएम बनने के बाद पहली बार नायब सिंह सैनी उचाना में पहुंचे हैं। एक तरह से ये भाजपा प्रत्याशी पक्ष में चुनावी संघर्ष ये माना जा रहा है। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। चांपा से खबर है, रंग पंचमी पर निकाली भगवान शिव की बारात। पीथमपुर के कलेश्वर नाथ बाबा की निकली बारात। बारात में शामिल होने कई अखाड़ों से पहुंचे नागा साधु। ढोल, ताशा, नगाड़ा और बैंड की धुन पर थिरके बाराती। शिव की बारात देखने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। इस वक्त की ये अहम खबर। साल में एक बार निकलती है महादेव की बारात। ढोल, ताशा, नगाड़ा और बैंड की धुन पर थिरके बाराती। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर पखांजूर से, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बांदे पहुंचे। सीएम साय के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह
देव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय का ये पहला पखानजोर का दौरा है। इस दौरान प्रशासन के द्वारा कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। सीएम ने कांकेर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता के अलावा आम जनता मौजूद रही। अब बात करते हैं अगली खबर की। इंदौर में सालों पुरानी परंपरा को आज भी बखूबी निभाया जा रहा है। राजवाड़ा पर रंग पंचमी के मौके पर गेर निकाली जा रही है। गेर में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि गेर हमारी सालों पुरानी परंपरा है गेर, और ऐतिहासिक भी है। यह विजय और उत्सव का पर्व है, उत्साह का पर्व है। गेर हर साल उत्साहपूर्वक निकाली जाती है। इस अवसर पर सीएम ने प्रदेशवासियों को रंग पंचमी की शुभकामनाएं भी दी। इंदौर की अपनी बहुत पुरानी परंपरा है। 75 साल से ज्यादा वर्ष हो गए रंग पंचमी की गेर निकालते हुए। आज मैं इस गेर में खुद शामिल हो रहा हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। वर्षों पुरानी एक परंपरा जो हमारी मध्य प्रदेश की भी और खास करके मालवा के क्षेत्र में उज्जैन, इंदौर ये गेर का बड़ा आनंद लेते हैं। और गेर तो शब्द है, मूलतः अपने बनाने के लिए निकलने वाली एक टोली है जो सबको अपना बनाती है। और ये हमारे विजय की प्रतीक भी है, विजयोत्सव की प्रतीक है। आज के बाद अलग अलग मोहल्लों की, समाजों की एक तरह से वाहिनियां चलती थी पुराने समय में। उस वाहिनियों के प्रतीक अपने अपने निशान लेके निकलने की परंपरा है। गौरवशाली परंपराओं को एक बार पुनः मान देने के लिए मैं शासन की तरफ से, तो चूंकि आचार संहिता है, लेकिन फिर भी सभी के साथ मिलकर के ये कुछ क्षण जिनके माध्यम से हम अपना गौरवशाली अतीत को याद कर लें, स्मरण कर लें, मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को रंग पंचमी बधाई। खबरों करेंगे अगली खबर का। होली पर हादसे के बाद उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बिना रंग गुलाल के रंग पंचमी मनाई जा रही है। पारंपरिक अंदाज में भस्म आरती हुई। महाकालेश्वर मंदिर में रंग पंचमी के मौके पर कड़े नियमों के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रंग पंचमी के मौके पर कड़े नियमों के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। होली पर आग लगने के हादसे के बाद मंदिर परिसर में बिना रंग और गुलाल की रंग पंचमी मनाई जा रही है। भस्म आरती के दौरान श्रद्धालुओं को रंग गुलाल मंदिर के भीतर ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए और हर श्रद्धालु की जांच की गई। देखिए, बाबा महाकाल की जो भी व्यवस्था है परंपरागत व्यवस्था के अनुसार से चलती है। इस बार बाबा महाकाल के दरबार के अंदर भक्तों ने नहीं, सिर्फ प्रभु ने होली के रंग पंचमी खेली है। जय महाकाल। आज की जो रंग पंचमी जो मनाई गई है महाकाल के अंदर, वो रंग गुलाल कम थोड़ा लगाया गया और वो व्यवस्था अच्छी की गई है। और प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। आज यहाँ पर वो व्यवस्था इसलिए की गई, 2-4 रोज पहले यहाँ जो दुर्घटना हुई थी वो रंग गुलाल की वजह से आग लग गई थी, उसकी वजह से देखते हुए आज ये व्यवस्था अच्छी की गई है। और सभी श्रद्धालु बाहर से आए थे, उनको अच्छा लगा और आज की भस्म आरती अच्छी हुई। भस्म आरती पारंपरिक रूप से की गई। बाबा महाकाल को प्रतीक के तौर पर केसर युक्त रंग का जल और टेसू के फूलों से बना लोटा चढ़ाया गया। आज वैसे महाकाल जी के दर्शन करने का जो परम सौभाग्य मुझे पहली बार अवसर मिला। और जैसा कि हम देखते थे टेलीविज़न में, लेकिन आज साक्षात तो महाकाल जी के भस्म आरती देखी हमने। और शरीर में एक जो अलग ही तरीके की ऊर्जा, और यहाँ के जो प्रशासन और मंदिर प्रशासन की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी हर एक व्यक्ति की। होली के दिन बाबा महाकाल की भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लग गई थी, जिसमें पुजारियों समेत 14 लोग झुलस गए थे। अगली खबर की ओर आपको बता दें, जुलाई माह से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के सांबा में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की खास ट्रेनिंग
भी शुरू हो गई है। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे जवानों की होती है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से जवान तैनात हैं। चलिए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा जुलाई में शुरू होने वाली है। उस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर्मचारियों की खास ट्रेनिंग चल रही है। वे जम्मू कश्मीर पुलिस के माउंटेन रेस्क्यू टीमों के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। एमआरटी सदस्यों की सांबा में 15 दिन की ट्रेनिंग चल रही है। वे पहाड़ पर चढ़ने उतरने और उपकरणों की मदद से एवलांच, बाढ़ या दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को रेस्क्यू करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमें यहाँ पे कैसे सिखाया जाता है, किसी कोई डिजास्टर आता है या कोई एवलांच आता है या अमरनाथ यात्रा के लिए सर, या कोई एक्सीडेंट होता है, गाड़ी खाई में जाती है, उसको कैसे रेस्क्यू करना है सर, इसके बारे में सर बताया जाता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल भी सर। ये रोज़ क्लास चलता है सर 15 दिन। खास ट्रेनिंग देने का जिम्मा करीब 50 ट्रेनर पर है। वे श्रद्धालुओं की हर मुमकिन मदद के लिए जवानों को खास तरीकों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। अगर किसी को निकालना है फ्लड में, तो हमें अगर किसी नाले में कोई आ गया, नीचे किसी में एक्सीडेंट हो गया, खाई ऊंचे नाले, तो हम उसके लिए रैपिंग का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा अभी पुल्ली का भी यूज़ किया, जैसे कोई ऐसा होता है विक्टिम जो चल नहीं सकता, मतलब रेस्क्यू के उसको हम बांध के पुल्ली से लिफ्ट किया जाता है कि जो ज़्यादा भारी हो, जिसको हम पीछे उठा के हैमरिंग नहीं कर सकते। हमारे इलाके में जम्मू कश्मीर में आए रोज़ हादसाओं से लड़ने के लिए हमें ये प्रशिक्षण काफ़ी उपयोगी रहेगा। और हमारे उस्ताद पार्टी ने बहुत सरल एवं दुरुस्त तरीके से हमें हर किस्म के प्रैक्टिकल को कराया। ट्रेनिंग के बाद अलग अलग टीम बनाकर जवानों को पवित्र मंदिर जाने वाले रास्तों पर तैनात किया जाएगा। एमआरटी की टीमें में 2009 में हमारी 2 टीमें लगी थी। आज जो दोनों रूट में हमारी 13 टीमें होती हैं। उसके लिए हमें पहले इनको पूरी 15 दिन की ट्रेनिंग रेस्क्यू की दी जाती है और फिजिकली और मेंटली इनको फिट किया जाता है कि उस एरिया में, उस हाई एल्टीट्यूड में वो जवान फिट भी है या ना फिट है। तो जहाँ से हम उनकी सिलेक्शन करके अमरनाथ यात्रा के लिए डिप्लॉय करते हैं और 2-2.5 महीने वहाँ यात्रियों की रक्षा के लिए रहते हैं। अमरनाथ यात्रा जुलाई-अगस्त महीने में होने वाली सालाना तीर्थ यात्रा है। हर साल लाखों श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र गुफा में शिवलिंग का दर्शन करते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में माई यूथ माई प्राइड पहल के तहत प्रशासन युवाओं को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मुफ्त इस्तेमाल करने की सुविधा देगा। इसके लिए नई शुरुआत की गई है। जम्मू कश्मीर के युवाओं के बीच वाइब्रेंट स्पोर्टिंग इकोसिस्टम बनाने और नशीली दवाओं के खतरे से बचाने के लिए प्रशासन 2025 से माई यूथ माई प्राइड पहल के तहत खिलाड़ियों और टीमों को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मुफ्त उपलब्ध करवाएगा। स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुजहत गुल ने जम्मू के एमए स्टेडियम में कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग के 4थे एडिशन के फाइनल मैच के दौरान ये जानकारी दी। हमारा जो वर्टिकल है माई यूथ माई प्राइड में, उसमें कम्युनिटी स्पोर्ट्स के अंडर हम एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू अदर स्पोर्टिंग एंड टेक्निकल फैसिलिटीज़ दे के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन प्रोग्राम्स में जोड़ते हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो लीग्स है इनका जो परपेचुअलिटी के लिए अगले साल हमने इन लीग्स का अपने प्रोग्राम माई यूथ माई प्राइड में देखा, इनको फ्री एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। फ्री एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर से इतना ये होगा कि सरकार का एक कंट्रीब्यूशन हो जाएगा ताकि बच्चे आए खुद कंट्रीब्यूशन करके इनका जितना भी बाकी चीज़ों में खर्चा हो, कम से कम एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर इनके लिए फ्री हो। स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी ने कहा कि सबसे अहम बात स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना है ताकि केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। देखिए, सबसे बड़ी बात है नशा जो है उसको अगर काटने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपको फिटनेस का एक ज्ञान बच्चों को देना पड़ेगा। जो बच्चा फिट है, जो बच्चा स्पोर्ट्स में है, उसको पता है कि मुझे फिट रहना है और उसको ये भी पता है कि अगर मैं नशे की तरफ चला जाएगा तो मेरा फिटनेस का लेवल वो नहीं रहेगा, मैं ख़राब हो जाऊँगा। इसीलिए नशा, ये स्पोर्ट्स एज ए सॉफ्ट पावर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों में, पेरेंट्स में जागरूकता ला रहे हैं। और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगी कि हमें इसके बारे में, दिस इज़ अ बिग एलिफेंट इन द रूम। जम्मू कश्मीर में स्पोर्टिंग पावर हाउस के तौर पर उभरने की काफी क्षमता है। खासकर विंटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और गोल्फ में बेहतरीन टैलेंट मौजूद है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का।
ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी के हमीरपुर जनपद के बख्शा गांव के लोग अब आज़ादी के जश्न में डूब गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज़ादी के 76 साल बाद पहली बार इस गांव को पाइप से पानी मिला है। गर्मियों में गांव के पोखर सूख जाते थे तो गांव में पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एकमात्र साधन नदी का पानी ही बचता था, जिसे लोग कपड़े से छानकर उपयोग करते थे। लेकिन बख्शा गांव के ग्रामीणों को अब पीने का पानी मीठा और साफ पानी मिल रहा है। बुंदेलखंड में पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। खास तौर पर गर्मी के मौसम में यहाँ परेशानी विकट रूप ले लेती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग दूर दराज से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस दिक्कत को देखते हुए सरकार ने नमामि गंगे परियोजना खास तौर पर बुंदेलखंड के लिए शुरू की है, ताकि हर घर में नलों से पानी पहुँचाया जा सके। जिले में इस योजना के लगभग 1100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आखिरकार गाँव को अब राहत मिलना शुरू हो गई है। जो हमेशा से सूखाग्रस्त इलाका रहा है, जहां प्रकृति की मार से हमेशा लोग परेशान रहे हैं, आज हम हमीरपुर जनपद के बख्शा ग्राम आए हुए हैं, जहां वर्षों से पानी की विकट समस्या चली आ रही थी। गांव के जो ग्रामीण हैं वो नदी के पानी के ऊपर ही पूर्णतः निर्भर थे। पानी चाहे पीने के लिए हो, चाहे रसोई के उपयोग के लिए हो, गाँव के जो ग्रामीण है उनके पास एक ही चारा बचा था, वो था नदी का पानी। आज बरसों बाद गाँव की ये समस्याएं हल हुई हैं, नलों में पानी आया है। आइए हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ खुशी का माहौल है इस समय गांव के लोगों में? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ज्ञान सिंह है। मैं ग्राम बख्शा का रहने वाला हूं और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है, तो वहां से हमारा गांव 50 किलोमीटर दूर है। कैसा लग रहा है आज आपके गांव में पानी आ गया? हमारे गांव में तो ऐसा लगता है कि जैसे सर दोबारा आदमी जिंदा हो गए हो, और हमारे गांव में इस तरह का माहौल आ गया है कि जैसे खुशी की एक बहार हो, एक नया जीवन मिला हो। सर आज पानी आया हुआ आ रहे हमारे गांव में, तो एक नई उमंग जागृति हुई है और गांव के लोग बहुत खुश हैं आज। क्या पानी को लेकर शादियों में भी समस्याएं आई थी गर्मियों के आने जाने में? बिल्कुल सर, गांव में इतनी ज्यादा समस्याएं आई थी कि गांव भी छोड़ना बंद कर दिया था लोगों ने, और दूसरा जगह भी लेके जमीन वहां भी निवास करने जा रहे थे। और सबसे समस्या ये थी कि जानवरों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, कई पक्षी सब मर के रास्ते में गिर जाते थे। बहुत ही समस्याएं सर सामना करना पड़ गया, तो आज हमारे जीवन में कुछ खुशी आई हुई है। वर्षों बाद आज आपके गांव में आखिर पानी आ ही गया, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। वर्षों बाद आज गांव में पानी मिला तो गांव पुनर्जीवित हो उठा। यूपी का एक ऐसा गांव जहां के लोग आजादी के 76 साल बाद भी पानी के लिए नदी पर निर्भर रहते थे। लगभग 1500 लोगों के ये गांव आज तक पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए नदी के पानी पर निर्भर था। आखिरकार ग्रामीणों के चेहरों पर आई मुस्कान, गांव को पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पानी मिला। क्या नाम है भैया आपका? अखिलेश। कैसा लग रहा है आज आपको गांव में आपके बरसों बाद पानी आ गया? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या कुछ उम्मीद थी सरकार से आपको कि पानी आएगा गांव में या नहीं आएगा? नहीं, जब से ये सरकार बनी तब से तो उम्मीद बढ़ी है हमारी कि आएगा, और योजना पड़ी थी तो पता चला था पानी आएगा, और आ भी गया आज दिन। आजादी से पहले ऐसे बहुत ही कम परिवार थे जो अपने जानवरों के साथ गांव में रहते थे। बाद में वे दूध बेचने के लिए शहरी इलाकों में जाते थे और अपने कंटेनरों में पानी वापस लेकर आते थे। पिछले 25-30 सालों से पानी बैलगाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉलियों से गांव में पहुंचने लगा है। क्या कुछ समस्याएं होती थी पानी को लेकर गांव में? हम सुरेश कुमार प्रजापति। पानी की जो समस्याएं चल रही थी गांव में, क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता था आप लोगों को? अरे सर, इतना सामना कि नदी का हम लोग गंदा पानी पिया करते थे। जब से ये सरकार आई तो ये पानी नमामि गंगे वाला आने लगा, लोग पलायन करने लगे थे, पलायन करना रुक गया। क्या कुछ शादियों को लेकर युवाओं की परेशानियां बढ़ी थी? क्या दिक्कतें आई थी? शादियां नहीं हुआ करती थी। आज ये स्थिति आई है कि जब से पानी आ गया तब से रिश्ते आने लगे इस गाँव। लगभग कितना दिन हो गया पानी आया? 2-4 दिन हुए सर। और कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप लोग? सर बहुत हम लोग खुशी महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में पानी ना होने से युवाओं की शादियां होना बंद हो चुकी थी। गांव में पानी ना होने से ग्रामीणों ने पलायन तक शुरू कर दिया था। आखिरकार सालों बाद गांव में पानी मिला तो गांव वालों की समस्या दूर हो गई। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई और ग्रामीणों को भविष्य दिखने लगा। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। कौन सा गाँव है? बख्शा है। पानी को लेकर क्या कुछ वर्षों से समस्याएं चल रही थी गाँव में?
जी, पानी की यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी। नदी थी 1 किलोमीटर दूर, वहाँ से पानी लेके आना पड़ता था। यहाँ खारा पानी है, पीने के योग्य नहीं था। हर घर जल योजना से जो आप गांव में पानी आया है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। पानी है, पानी की समस्या तो थी इस गाँव बक्छा में, और इस घर घर पानी से तो काफ़ी बड़ी दिक्कतें समाप्त हो गई हैं। लगभग कितने दिनों से पानी आ रहा है? लगभग 4-5 दिन हो गए परमानेंट पानी आ रहा है यहाँ। का ग्रामीण युवा जिसके चेहरे पर पानी आते ही एक मुस्कान की लहर दौड़ पड़ी। सिद्धार्थ द्विवेदी, के न्यूज़ इंडिया, हमीरपुर। देश की बात में अब रुक करते हैं, अब बात करते हैं देहरादून की खबर की। खबर देहरादून से है, जहां निरंजनपुर मंडी देहरादून के आड़तियों से अपना बकाया न मिलने से नाराज किसानों ने 8 अप्रैल को कृषि मंत्री गणेश जोशी का ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर घेराव करने का फैसला लिया है। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने बताया कि कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बकाया भुगतान का समय 26 मार्च दिया था, जो बीत गया है। उन्होंने कहा कि हम 5 अप्रैल तक का समय देते हैं, अगर तब तक किसानों का बकाया भुगतान नहीं किया जाता है तो वे 8 अप्रैल को कृषि मंत्री गणेश जोशी के आवास का घेराव करेंगे। आज एक कार्यालय पर मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें किसानों के बकाया भुगतान जो मंडी आड़तियों पर है उसके विषय पर चर्चा की गई। हमारे कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी जी ने हमें वादा किया था कि 26 मार्च तक किसानों का पेमेंट करवा दिया जाएगा। 26 मार्च निकल चुकी है, अब ना तो मंडी सचिव हमसे बात करने को राजी है, उसके पास मिलने का टाइम नहीं है, और ना ही हमारे मंत्री जी हमसे मिलने का टाइम है। कल भी हम मंत्री जी से मिलने गए, लेकिन घर में रहते हुए भी मुलाकात नहीं की। बाकी मंडी के आड़ती और सचिव मिल करके एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि सचिव अपने ऑफिस में मीटिंग कराते हैं और वहाँ कहते हैं कि हमारी किसानों से बात हो गई है, हमें समय मिल गया है, हमने भुगतान कर दिया है। तरह तरह की फर्जी वीडियो चला रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। नगर पंचायत दिनेशपुर के वार्ड नंबर 3 के चंदनगढ़ में अज्ञात कारणों के चलते एक 27 वर्षीय बिट्टू विश्वास पुत्र रंजीत विश्वास नाम के युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर पहुंची दिनेशपुर पुलिस ने फंदे से शव को उतारकर पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस आत्महत्या से परिवार में कोहराम मच गया तथा क्षेत्र में मातम का माहौल बन गया। बताते चलें कि स्थानीय पुलिस व जनप्रतिनिधियों द्वारा बढ़ती आत्महत्या के चलते दिनेशपुर क्षेत्र में मुहिम चलाने के बाद कुछ समय तक आत्महत्या में अंकुश लग गया था, लेकिन अब सिलसिला फिर से चालू हो गया है। एक सूचना मिली 112 से कि एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाई गई है। यहाँ पर पुलिस की टीम आई है और हम लोग पंचनामे की कार्रवाई कर रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में 3 लोकसभा सीटें हैं, इनमें गढ़वाल लोकसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर 2019 में बीजेपी के तीरथ सिंह रावत ने मनीष खंडूड़ी को हराया था। इस बार बीजेपी ने इस सीट से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में 3 लोकसभा सीट हैं, इनमें गढ़वाल लोकसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर 2019 में बीजेपी के तीरथ सिंह रावत ने कांग्रेस के मनीष खंडूड़ी को हराया था। इस बार बीजेपी ने इस सीट से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया है। अनिल बलूनी ने मंगलवार को नामांकन भरने के बाद रैली को संबोधित किया। रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। अनिल बलूनी ने कहा कि वे चुनाव में जिले से पलायन रोकने और विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान देंगे। देखिए, विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड और विकसित गढ़वाल का संकल्प लेकर नामांकन भरा है और इस विषय को कि गढ़वाल में विकास की नई चीज़ें करनी है, गढ़वाल के विकास के लिए नया अध्याय लिखना है और जिस तरीके से गढ़वाल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, उन स्थानों का कैसे विकास हो, पलायन कैसे रुके और अन्य जो गंभीर विषय उनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने गढ़वाल सीट से गणेश गोदियाल को उम्मीदवार बनाया है।
वे 2022 में उत्तराखंड के श्रीनगर सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि उनके लिए बेरोजगारी और नाइंसाफी मुख्य मुद्दे हैं। चुनाव में पार्टी इन्हीं मुद्दों पर ध्यान दे रही है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर जिस प्रकार से पेपर लीक हुए, जिस प्रकार से सरकारों में बैठे हुए लोगों ने, मंत्रियों ने नौकरियों को बेचने का कारोबार अपने ऑफिसों और घरों से प्रारंभ किया, जिस प्रकार से यहाँ बीजेपी ने हाकम सिंह पैदा किए, पेपर लीक कराए और आम बेरोजगार को लूटा, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वोटरों का कहना है कि गढ़वाल सीट पर सालों से विकास का कोई काम नहीं हुआ है। वे कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कई लोगों ने कहा कि गढ़वाल में अस्पताल होना बेहद जरूरी है। दूसरे मुख्य मुद्दे अच्छे स्कूल और यातायात के साधन हैं। क्या किया इन्होंने पौड़ी के लिए? कुछ नहीं किया। पौड़ी की सड़कें देखो आप, श्रीनगर रोड अभी चले जाओ, जहाँ पे पिक्चर हॉल तक रोड, कितने गड्ढे हैं पौड़ी रोड पे। जब एक खुद का पौड़ी का विकास नहीं कर पा रहे हैं, रोडों का विकास नहीं कर पा रहे हैं, क्या विकास करेंगे ये पौड़ी का? पौड़ी के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या है यहाँ विकास? कुछ भी नहीं है। पौड़ी नीचे हमारा गांव है, वहाँ बिया तले अंधेरा है। हमारे गांव में तो कुछ भी उन्नति नहीं हो रही है। बाकी क्या है, यही है। पौड़ी में न तो हॉस्पिटल है, न तो बच्चों को स्कूल लाने के लिए गाड़ी है, न हम लोगों के लिए आने के लिए गाड़ी है। हम लोगों की बेइज्जती होती स्टेशन में, जब हम यहाँ पर आते हमें गाड़ी में नहीं बैठने दे जा रहा। या तो हमको गाड़ी दो, हमारे बच्चों को स्कूल आने के लिए गाड़ी लगाओ, और हॉस्पिटल पहले चाहिए, डॉक्टर पहले चाहिए हमको। हम बुजुर्ग आदमी हैं, कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे? हम लोगों को गाड़ी में बैठने नहीं दिया जाता है। लोगों ने नेताओं पर सिर्फ चुनाव के दौरान नजर आने का आरोप लगाया। उनकी शिकायत थी कि चुने जाने के बाद नेता नहीं दिखते। वोट के लिए सब आ जाएंगे। और सबसे बात क्या है, हमारे सिरकोटे रोड के हमारे कब से 2017 से हमारे वो जा रखे। विधायक हमारे गाँव का, मुख्यमंत्री हमारा उत्तराखंड का, सब हमारे उत्तराखंड के। हमारे रोड के हालात इतने बूढ़ी बूढ़ी, हम 4 पहिए में लाते हैं नीचे उनको। और हालात देखो यहाँ पहले क्या हो रहा है। जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक कोई उत्तराखंड नहीं बदलेगा। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के रामनगर के 9 साल के सोमांश गढ़वाल आईपीएल में 2024 में अपनी मोहक आवाज और क्रिकेट के बारे में गहन जानकारी से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। आईपीएल में रामनगर के 9 साल के सोमांश गढ़वाल की प्यारी कमेंट्री आप देखिए। उत्तराखंड के रामनगर के 9 साल के सोमांश डंगवाल आईपीएल 2024 में अपनी मोहक आवाज और क्रिकेट के बारे में गहन जानकारी से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स के इंटरव्यू भी लिए हैं, जैसे एमआई का कैप्टन हार्दिक पांड्या और पंजाब के कैप्टन शिखर धवन, राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसन एंड आरसीबी के कैप्टन फाफ डु प्लेसी और लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन केएल राहुल। और मैंने काफ़ी अच्छे बॉलर्स का भी इंटरव्यू लिया है, जैसे युजवेंद्र चहल एंड यशस्वी भैया का तो आप जानते ही होंगे, यशस्वी जायसवाल। और मैंने आवेश खान भैया का भी इंटरव्यू लिया है और मैंने ध्रुव जोयाल का भी इंटरव्यू लिया है। सोमांश के पिता भुवन सिंह डंगवाल सेना से रिटायर हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है, जो उनका और राज्य का नाम रोशन कर रहा है। देखिए 9 साल का बच्चा हमारे बहुत बड़ी बात है कि, और हमारे बहुत गर्व का विषय भी है। जितना परिवार के लिए उतना प्रदेश के लिए है। और मैं तो चाहूँगा कि वो आने वाले भविष्य में इससे भी आगे अपना काम करे और नाम कमाए। मल्टी टैलेंटेड सोमांश क्रिकेट कमेंट्री के अलावा कई शो, फिल्म, सीरियल और एल्बम में काम कर रहे हैं। वे कई विज्ञापन भी कर चुके हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रचार प्रसार और जनता से वादे दावे भी नेताओं ने शुरू कर दिए हैं। वहीं उत्तराखंड के लिए पिछले 24 सालों के इतिहास पर अगर गौर करें तो राज्य में अब तक हुए 4 लोकसभा चुनावों में आपदा कभी बड़ी मुद्दा नहीं रही है।
राजनीतिक दलों की उपलब्धियों, राष्ट्रीय और राज्य अवस्थापना के बुनियादी विकास से जुड़े मुद्दों के शोर में आपदा का मुद्दा कभी नहीं रहा, जबकि हिमालयी राज्य उत्तराखंड हर साल बाढ़, भूस्खलन, भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है। भाजपा कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र पर काम शुरू कर दिया है। वहीं सत्ताधारी दल भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के लिए प्रदेशवासियों से सुझाव भी मांगे हैं। इसके तहत प्रदेश भर में भाजपा को 70,000 से ज्यादा सुझाव आए हैं। अधिकांश शिकायतें बिजली, पानी, सड़क और क्षेत्र के विकास से संबंधित मिली हैं। वहीं उत्तराखंड के पिछले 24 सालों के इतिहास पर अगर गौर करें तो राज्य में अब तक हुए 4 लोकसभा चुनाव में आपदा कभी बड़ा मुद्दा नहीं बन पाई है। राजनीतिक दलों की उपलब्धियों, राष्ट्रीय और राज्य के अवस्थापना और बुनियादी विकास से जुड़े मुद्दे के शोर से आपदा का मुद्दा नहीं रहा, जबकि हिमालयी राज्य उत्तराखंड हर साल बाढ़, भूस्खलन, भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलती रही है। बावजूद इसके आपदा प्रमुख मुद्दा नहीं बन पाता है। लगभग ये 70,000 से ज्यादा है और 70,000 से भी अधिक लोगों ने सुझाव दिए हैं, जिनमें 60% स्टेट के लिए है। आपदा निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है और प्रमुख मुद्दा है, वो रहेगा। प्रतिवर्ष आपदा से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है और सरकार ने जो हमारे 350 गांव आपदा की जद में हैं, जिनका रिहेबिलिटेशन होना था, पुनर्वास होना था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। न केंद्र सरकार ने की, न राज्य सरकार ने की। जोशीमठ दरक रहा है, बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार है और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी है वहाँ पर। निश्चित रूप से उत्तराखंड में यहाँ की भौगोलिक संरचना और यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हमारे उत्तराखंड क्षेत्र से होकर के निकलती हैं। यहाँ आपदा लगातार आती हैं, बरसात में भी जो है बहुत सारा नुकसान होता है और हमारी सरकार का ये प्रयास है कि ये आपदाएं तो दैवीय आपदाएं हैं, लेकिन इनके न्यूनीकरण के लिए हम लोग काम करें। तो इसके लिए किस तरह से आपदा से नुकसान कम से कम हो सके और जन हानि कम से कम हो सके, संपदा को भी कम से कम हानि हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब तक कई बड़ी आपदाएं आ चुकी हैं। केदारनाथ आपदा, रैडी आपदा, जोशीमठ आपदा समेत तमाम ऐसी आपदाएं हैं आज भी डरा देती हैं। इन आपदाओं से सैकड़ों घरों के चिराग बुझ गए हैं, हजारों करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है। वहीं हिमालयी राज्य उत्तराखंड में भूकंप का खतरा कम नहीं है। भूकंपीय दृष्टि से उत्तराखंड अति संवेदनशील जोन 5 व 4 के अंतर्गत आता है। यहाँ के 5 जिले उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बाघेश्वर अति संवेदनशील जोन में आते हैं, जबकि पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जोन 4 में आता है। वहीं टिहरी और देहरादून ऐसे जिले हैं जो दोनों जोन में आते हैं। यही वजह है कि भूकंप का केंद्र कहीं रहे, उसका असर उत्तराखंड में भी दिखाई देता है। आज जब जो है पूरा उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र तमाम तरह की आपदाओं से घिरा हुआ है, जोशीमठ का सवाल, उसका विस्थापन का मुद्दा और बड़ी परियोजनाओं से होने वाला जो यहाँ का पर्यावरण का नुकसान है, वो इन चुनावों में कहीं भी जो है चुनाव का मुद्दा नहीं बन रहा है। हम लोग जो आपदा से प्रभावित लोग हैं, हिमालय में पर्यावरण की रक्षा के लिए, हिमालय की रक्षा के लिए लड़ने वाले लोग हैं, हम लोगों की ये मांग है कि इस चुनाव में 2024 के चुनाव में ये सवाल जो है हमारी राजनीति के सवाल बने। देखिए, जब से हम लोग जब सरकारों में रहे हैं उत्तराखंड में, जितनी भी आपदाएं आई हैं, जितनी भी विपत्तियां आई हैं, हमने टाइम टू टाइम उनको फेस भी किया और फेस ही नहीं किया, उसका निराकरण भी ढूंढा और निराकरण किया भी। इसलिए आगे भी हमारी जो प्लानिंग है कि इस तरह के जितने स्पॉट्स हैं उन सबको हम लोगों ने चयनित किया है और आगे भविष्य में क्या अच्छी योजना बन सकती है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं।
क्या नई टेक्नोलॉजी हम लोग इजाद कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी इजाद कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई सुदृढ़ उत्तराखंड कैसे बने, उस सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी की निगाहें हैं और वो काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर मूलभूत सुविधाओं के साथ ही राज्य में आपदा को भी प्रमुखता मिलनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों के साथ ही जनता को भी पर्यावरण के मुद्दे पर गंभीर होना होगा। देखना यह होगा कि आखिर कब उत्तराखंड की राजनीति में आपदा को प्रमुखता मिलती है और आखिर कब हम पर्यावरण के मुद्दे पर गंभीर होंगे। के न्यूज इंडिया के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बीच दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। इस वक्त की अहम खबर, ईडी का हेमंत सोरेन पर कसा शिकंजा। लैंड स्कैम घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस शिकंजा कसा गया। हेमंत की पत्नी ने खड़गे से की मुलाकात। तो दिल्ली से अहम खबर, हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ईडी का हेमंत सोरेन पर कसा शिकंजा। तो हेमंत सोरेन पर ईडी की यह कार्रवाई, यह शिकंजा, लैंड स्कैम घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। हेमंत की पत्नी ने खड़गे से की मुलाकात। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। ईडी का हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसा है। इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिन दहाड़े इंदिरा नगर में बुजुर्ग की हत्या हुई है। जल निगम से रिटायर्ड सीनियर अकाउंटेंट की हत्या हुई है। आपको बता दें 92 वर्षीय प्रेम नारायण अग्रवाल की घर में हत्या हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, नग्न अवस्था में मिला है बुजुर्ग का घर के अंदर शव। पुलिस ने लूट के चलते हत्या की आशंका जताई है। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। घटना स्थल पर जांच के लिए फिंगरप्रिंट लाए गए हैं। डॉग स्क्वाड को भी घटना स्थल पर बुलाया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर, मदन मोहन मालवीय कल्याण सोसाइटी की है यह घटना। तो दिन दहाड़े इंदिरा नगर में आपको बता दें कि जल निगम से रिटायर्ड सीनियर अकाउंटेंट की हत्या हुई है। 92 वर्षीय प्रेम नारायण अग्रवाल की घर में हत्या की गई है। नग्न अवस्था में मिला है बुजुर्ग का घर के अंदर शव। तो इस वक्त की अहम खबर, पुलिस ने लूट के चलते हत्या की जताई आशंका। घटनास्थल पर जांच के लिए फिंगरप्रिंट लाए गए। डॉग स्क्वाड को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मदन मोहन मालवीय कल्याण सोसाइटी की यह घटना है। तो लखनऊ में दिन दहाड़े बुजुर्ग की हत्या की गई है। आपको बता दें नग्न अवस्था में मिला है बुजुर्ग का शव। नग्न अवस्था में मिला है बुजुर्ग का शव। और इस बीच दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ईडी ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से इस वक्त की यह बड़ी खबर, बसीरहाट जेल में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है।
ईडी ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली से यह अहम खबर, वसीरहाट जेल में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी कैमरों को लेकर भी संबंधित को दिए गए हैं निर्देश। तो ईडी ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया है। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।